वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड हिंदी चैप्टर नंबर 6 नई कविता अज्ञेय और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें चैप्टर नंबर 6 का मैंने जो अंश पहला है और दूसरा ये दोनों उसमें कवर किया है। आज हम तीसरा अंश पढ़ने जा रहे हैं और आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो डाले हैं, होम साइंस, इंग्लिश, पेंटिंग, डेटा एंट्री, बिजनेस स्टडी। तो 10th और 12th के आपको और भी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। आज हम जो है तीसरा अंश शुरू करेंगे। तीसरे अंश की अगर हम कविता देखते हैं तो वो इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। यहाँ पर इस तरह से है, दीप है हम, यह नहीं है शाप, यह हमारी यह अपनी नियति है। हम नदी के दीप हैं, बैठे नदी के कोण में, वह वृद्ध भूखंड से हमको मिलती है और वह भूखंड अपना पितर है। तो अगर हम कविता को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जिस तरह से लिखा है कि इस अंश में कवि ने भूखंड को पिता के रूप में देखने की बात कही है। और आगे हम जब देखते हैं तो कविता की इन पंक्तियों में कवि फिर से याद दिलाता है कि दीप है हम, और इसके साथ ही यह घोषणा करता है कि दीप बनना अभिशाप या अकस्मात घटना नहीं है, यानी कि कोई घटना नहीं है ये, बल्कि यह उसकी नियति का प्रमाण है या परिणाम है। अर्थात दीप होना उसके भाग्य में पहले से ही निर्धारित है, यानी कि तय किया हुआ है। कवि ने इन पंक्तियों में फिर से नदी को माँ और द्वीप को पुत्र के रूप में चित्रित किया है। यहाँ द्वीप को नदी के मध्य में ऐसे दिखाया गया है जैसे माँ अपने बेटे को गोद में लेकर बैठती हो। कवि अपनी पहले कही बात को फिर से दोहराते हुए कहता है कि द्वीप नदी के बेटे हैं या पुत्र हैं। जिस प्रकार माँ अपने शिशु को या अपने बच्चे को गोद में समेटे भी रहती है, उसी प्रकार नदी के मध्य में द्वीप दिखाई देते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि नदी के बीच में रेत का थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा जो द्वीप के रूप में दिखाई देता है, वह नदी के दोनों किनारों पर दूर दूर तक फैली हुई भूमि से भी जुड़ा होता है। कवि संकेत करते हैं कि नदी रूप आकार देकर द्वीप को निर्मित ही नहीं करती, बल्कि उसे उस विस्तार भूखंड से भी मिलाने का काम करती है। और हम आगे देखते हैं, जिसका वह टूटा अंश है। इस कविता में नदी माँ और संस्कृति तथा द्वीप पुत्र और व्यक्तित्व के प्रतीक है, वैसे ही भूखंड यानी पिता और समाज के प्रतीक है। कविता में कवि ने माँ, पिता और पुत्र का एक पारिवारिक रूप दिखाया है। जैसे माँ बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है और उसका परिचय पिता से कराती है, उसी प्रकार नदी भी द्वीप का निर्माण करती है, उसे विस्तृत भूखंड से मिलाती है, यानी कि बहुत जो विस्तृत माने फैला हुआ। जैसे पुत्र से पिता का संबंध जैविक होता है, उसे पालने का प्राथमिक यानी शुरुआती दायित्व माँ का ही होता है, वैसे ही द्वीप भले ही विस्तृत भूखंड का अंश होता है, लेकिन उसे द्वीप के रूप में निर्मित करने का भार नदी ही उठाती है। भूखंड द्वीप का निर्माण नहीं कर सकते। इस कविता में नदी, द्वीप और भूखंड के प्रतीक का एक और स्तर है, इसे भी यहाँ समझ लेना आवश्यक है। जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है और उसे विस्तृत भूखंड से जोड़ती है, उसी प्रकार संस्कृति व्यक्ति का निर्माण करती है और उसे समाज से जोड़ती है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको आंसर्स जो है आपको जो चैप्टर के अंत में मिल जाएंगे। अभी हम चौथा अंश देखते हैं। तो अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पर कविता लिखी हुई है, नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दया हमको मिलता रहा है, मंजती
संस्कार देती चलो। ऐसी यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे अलहाद से या दूसरों के किसी स्वेराचार से अतिचार से तुम बड़ो पल्लवन तुम्हारा घरा घरा उठे, यह श्रोत्र शिवनी ही कर्मशाल कृतिनाश घोर काल प्रभुनी बन जाए तो हमें स्वीकार है, वह भी उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जानेंगे हम कहीं फिर पैर टेकेंगे कहीं, फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात्र उसे फिर संस्कार तुम देना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस अंश में कवि ने नदी का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए उसकी निरंतरता यानी लगातार की बात के साथ उसके भीषण तत्व रूप धारणा करने पर भी नवीन सृजन यानी कि नई शुरुआत और द्वीप के अस्तित्व को पुनः आकार लेने की बात कही है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो नदी जो है द्वीप का निर्माण करती है और वो कहती है कि अगर सपोज वो ये हो जाए, खत्म हो जाए द्वीप, फिर से उसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। पुनर्निर्माण या पुनः आकार की बात यानी कि फिर से दोबारा बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। अब जानते हैं कि इस कविता में प्रतीकों के कई स्तर हैं। कविता के इस अंश को विभिन्न प्रतीकों के साथ जोड़कर समझें। इन पंक्तियों में कवि नदी से निरंतर बहते रहने के लिए कह रहा है। यहाँ पे कवि जो है नदी को कह रहा है कि तुम बहते चलो, क्योंकि नदी के प्रवहमान होने से ही द्वीप का सृजन होता है। यानी कि नदी के लगातार बहते रहने से ही जो है द्वीप का निर्माण होता है। यह द्वीप नदी के तटों पर फैले विस्तृत भूखंड को पिता के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है कि जिस प्रकार किसी पुत्र को विरासत में अपने पिता से बहुत सी वस्तुएं खुद ही प्राप्त होती है, वैसे ही हमें भी विस्तृत यानी कि बहुत जो फैला हुआ है भूखंड से वह सब कुछ प्राप्त होता रहता है, लेकिन हमें संस्कार देने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम तो माँ ही कर सकती है। अर्थात संस्कृति और परंपरा ही हमारा व्यक्तित्व निखारने का कार्य करते हैं। इसलिए तुम हमें निखारती और संस्कार देती चलो, यानी कि नदी को यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं। आप जानते हैं कि नदियों में पानी अधिक बढ़ जाने से या किन्हीं अवरोधों से नदियों में बाढ़ आ जाती है, यानी किसी कारण से जो बाढ़ आ जाती है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने द्वीप के माध्यम से इन संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि तुम्हारा भयंकर रूप भी हमें स्वीकार है। बाढ़ का भयंकर उफान आ जाए और तुम स्रोत स्विमनी अर्थात निश्चित मार्ग से प्रवाहित होने वाली ना रहो। कहने का मतलब है कि प्रलय की स्थिति में हम अपनी पहचान को स्थिर नहीं रख सकते हैं। नदी के साथ प्रवाह में बह जाने से हम अपने को रोक नहीं सकते, लेकिन द्वीप का विश्वास है कि नदी के प्रवाह में अपनी पहचान मिटाकर बहते हुए कभी न कभी उस जल प्रवाह से छनकर इकट्ठे होंगे और अपना रूप और आकार पाएंगे, फिर से अपनी पहचान बनाएंगे। नदी को माँ कहकर संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम उस रूप आकार को, उस पहचान को फिर से संस्कार देना और उसे फिर से निखारना। यहाँ पर हम देखते हैं कि नदी को माँ का प्रतीक और जो है संकेत दिया गया है नदी को। हाँ, अब हम पढ़ते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अभी तक जो हमने कविता पढ़ी, जिसके अंश हमने पढ़े, वो थे अगेय जी की कविता जो नदी और जिसमें प्रतीकों के माध्यम से नदी को माँ कहा गया था और पिता और द्वीप को पुत्र के रूप में संकेतित किया गया था। यहाँ पर हम भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। आपने 10वीं कक्षा में प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के दोहन की समस्या आधारित कविताएं पढ़ी है, यानी कि आप स्टूडेंट से कहा जा रहा है। इसी प्रकार अनेक कवियों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को कविता का विषय बनाया है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और भवानी प्रसाद का नाम सुनते ही परंपरा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और प्रकृति की हरियाली बरस बर
आंखों में आ जाती है। मिश्र जी की कविताएं को पढ़कर लगता है कि उनका जीवन प्रकृति के काफी करीब रहा है। आइए पढ़ते हैं उनकी कविता सतपुड़ा के घने जंगल, जिसे पढ़कर मन में हरे भरे जंगल की छवि आंखों के सामने जीवित हो जाती है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता पाठक को प्रकृति की ऐसी अकाल्पनिक दुनिया में ले जाती है जो मनोरम सौंदर्य और आश्चर्य से भरी है। यानी कि जब आप पढ़ते हो सतपुड़ा के जंगल यानी घने जंगल, घने यानी कि बहुत ज्यादा, जहाँ पर पेड़ हो और बहुत सारे झाड़ हो, घने हो, और प्रकृति की अकाल्पनिक का मतलब है जो आप इमेजिनेशन में नहीं कर सकते, सोच से भी परे है, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी दुनिया में ले जाती है। जो मनोरम सौंदर्य, मनोरम यानी कि जो आपको मन भावना, जो सुंदरता आपको देखती है और आश्चर्य से भरी हुई है, आप उसको देखकर एकदम चकित हो जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो। इस कविता में सतपुड़ा के जंगल का जीवंत वर्णन है, जीवंत वर्ण के एकदम जीता जागता। यह कविता अपने लयात्मक प्रभाव के लिए विशेष रूप से सराही जाती है। अगर आप ये कविता पढ़ते हैं तो जो उसमें लयात्मकता है, कि जो लय है, उससे आपको सराही जाती है ये कविता। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के घने जंगल एक मार्मिक कविता है। मार्मिक यानी जो हमेशा याद की जाने वाली। मध्य भारत का यह जंगल अपनी जैविक संप्रदा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कवि ने जीवित जगत के बीच मनुष्य की उपस्थिति को बहुत तटस्थता से उकेरा है, यानी कि दिखाया है या बताया है। उन्होंने बहुत खामोशी से हमें यह समझाया है कि पृथ्वी सभी जीवों का आश्रय है, यानी रहने का ठिकाना है। मनुष्य इन सभी जीवों में से एक प्राणी है। पूरी कविता की बनावट वाचिक यानी कि बात करने जैसी शैली में है। अपनी ऊपरी बुनावट से यह कविता एक शिशु गीत का आनंद देती है। आइए इस कविता के अर्थ संसार की एक बार सैर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये कविता को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंखें मीचे, घास चुप है, कास चुप है, मुख शॉल पलाश चुप है, बन सके तो ध्वासो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर, वात झांझ बहा करते, चलो इतना सह करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। ओके, अभी हम इनका जो है, एक मिनट, हाँ, इसका हम जो है अर्थ समझेंगे। कवि ने इस अंश में जंगल की विविधता और जंगल के यथार्थ का चित्रण किया है। कवि बिना किसी भूमिका के हमें घने जंगल में प्रवेश कराते हैं। सतपुड़ा एक संज्ञा के रूप में प्रकट होता है। संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम, लेकिन ज्यों हम कविता में उतरते हैं यानी कविता पढ़ते हैं, उसकी नवीन विशेषताएं हमें मुग्ध करती चलती है, हमारे मन में हमें मन भावनी होती चली जाती है, हम मग्न हो जाते हैं। वन की सघन हरियाली नींद में ऊँघती हुई लग रही है। यह जंगल अपनी निश्चितता में डूबा हुआ है, यानी जंगल का निराव वातावरण नींद में तल्लीन है, यानी ऐसे लग रहा है कि सब सोए हुए हैं, नींद से सबकी आंखें भरी हुई है। कवि इन पंक्तियों में हमें यह भी संदेश दिया है कि आप इस अरण्य में बेकार किसी बाग के प्रवेश करें, हस्तक्षेप से जंगल की नींद खुल जाएगी। यानी कि जब आप उसमें आ रहे हो तो आपको एकदम शांतिपूर्वक आना है, क्योंकि सबकी